हेलो, इज इट वर्किंग? हेलो, हाय, मैं हूँ प्रियांशु और आप देख सकते हैं कि मैं अकेला हूँ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग करना वैसे एक अकेले आदमी का काम नहीं है ना? कितना सारा मैन वर्क लगता है एक फिल्म बनाने में। कितने सारे लोग एक साथ मिलकर 3 घंटे के लिए आपके मनोरंजन के लिए फिल्म्स बनाते हैं और आप थिएटर्स में अपने परिवार के साथ जाकर उन फिल्म्स को एंजॉय करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? कितनी नामचीन हस्तियों ने अपना योगदान डाला जिसके बाद इंडियन सिनेमा जो आज है वैसा हम उसे देख सकते हैं। आज इस खास वीडियो में मैं बात करना चाह रहा हूं उन्हीं खास लोगों में से एक की जिन्हें विजनरी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, जिनके कारण आज हमें इतनी मास्टरपीसेस मूवी देखने को मिली है और जिनकी एक मास्टरपीस विजनरी मूवी ही उनकी मौत का कारण मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर्स एंड एक्टर ऑफ इंडियन बॉलीवुड सिनेमा, गुरुदत्त की। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं गुरुदत्त के बारे में। क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण फैमिली में बेंगलोर में वसंतराव शिवशंकर पादुकोण के नाम से हुआ। हालांकि एक बचपन की घटना के बाद और ज्योतिषी के कहने पर उनका नाम बदलकर बाद में गुरुदत्त पादुकोण रख दिया गया। उनका परिवार बहुत ही जल्द भवानीपुर कलकत्ता में शिफ्ट हो गया और गुरुदत्त का बचपन कलकत्ता की गलियों में बीता, जिस कारण हम उनके काम में कहीं ना कहीं बंगाली रीति रिवाजों को देख सकते हैं। सन 1999 में गुरुदत्त के जीवन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री इन सर्च ऑफ गुरुदत्त में गुरुदत्त की माता वसंती पादुकोण ने बताया कि उनकी शादी सिर्फ 12 साल की उम्र में हो गई थी और एक दिन एक ज्योतिष ने आकर उनको बताया कि 1 साल के अंदर अंदर वो एक बच्चे की माँ बनेगी और वो बच्चा आगे चलकर भविष्य में बहुत मशहूर होगा, बहुत नाम कमाएगा। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि गुरुदत्त अपनी किस्मत खुद लिखकर लाए थे। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी ने बताया कि उनके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनके अंकल का रहा है। उनके अंकल उन्हें फ्री पासेस दिया करते थे, जिस कारण वो सभी भाई बहन हर महीने कम से कम 2 से 3 फिल्में देखा करते थे। उन्होंने गुरुदत्त की डॉक्यूमेंट्री में बात करते हुए कहा कि उनकी फिल्मों में ज़्यादातर उन्हीं की बीती हुई जिंदगी की बातें होती हैं जो उनके साथ घटी हैं। गुरुदत्त ने सन 1944 में पूना की एक फिल्म कंपनी प्रभात में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब करना शुरू किया। इस कंपनी में ही रहकर गुरुदत्त ने फिल्म मेकिंग के कई अंदाज, कई तरीके सीखे और साथ ही साथ फिल्मों से उनका लगाव और ज़्यादा बढ़ता गया। प्रभात में ही काम करते हुए गुरुदत्त को भविष्य में उनके सबसे खास दोस्त बनने वाले 2 लोग मिले, जिनमें से एक थे अभिनेता रहमान और दूसरे थे इंडिया के किसी वक्त में मोस्ट हैंडसम मैन कहे जाने वाले देव आनंद। सन 1945 में गुरुदत्त ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया विश्राम बेदेकर की लखरानी से, जिनमें उन्होंने एक छोटा रोल लक्ष्मण का रोल निभाया। जिसके बाद उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और कोरियोग्राफर PL संतोषी की हम एक हैं में काम किया, जिसको देवानंद की डेब्यू फिल्म कहा जाता है। सन 1947 में प्रभात के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद गुरुदत्त लगभग 10 महीने के लिए काम के बिना रहे, जिसके बाद देव आनंद ने उन्हें अपनी नई शुरू की गई कंपनी नवकेतन में एज अ डायरेक्टर जॉब ऑफर किया, जिसको गुरुदत्त ने ना नहीं कही और यहीं से देव आनंद और गुरुदत्त की दोस्ती शुरू हो गई। सन 1951 में आई फिल्म बाजी से गुरुदत्त ने अपने निर्देशक करियर की यानी कि डायरेक्टिंग करियर की शुरुआत की, जो कि रातों रात सुपर हिट हो गई और इसके बाद देवानंद और गुरुदत्त ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस जोड़ी की काबिलियत को हमने एक बार फिर से सन 1952 में आई फिल्म चाल और सन 1956 में आई CID में देखा और दोनों ही फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन CID के बाद देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद और गुरुदत्त के बीच हुए मनमुटाव के कारण हम इस जोड़ी का कमाल बड़े पर्दे पर कभी नहीं देख सके।
गुरुदत्त ने कभी हार नहीं मानी। उनकी आगे आने वाली फिल्म्स प्यासा और आर पार ने ये बताया कि गुरुदत्त कितने अच्छे अभिनेता हैं, और साथ ही साथ उनका दुनिया को लेकर, सिनेमा को लेकर जो विजन था उसे अच्छी तरह दर्शाया। सफलता की सीढ़ियों को एक के बाद एक चढ़कर गुरुदत्त जिस मुकाम पर पहुंचे, उन्हें लगा कि अब वक्त है दुनिया को उनका सबसे बड़ा सपना दिखाने का, जो कि थी सन 1959 पे आई फिल्म कागज के फूल। एक निर्देशक कैसे अपनी फिल्मों के जरिए सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता है, लेकिन वहीं पर एक वक्त ऐसा आता है जब उसके पास कुछ नहीं बचता। कागज के फूल की इस कहानी को आज पूरी दुनिया में, कह सकते हैं हिंदुस्तान में, एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में एज अ सब्जेक्ट, एज अ टीचिंग दिखाया जाता है और इसे एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। लेकिन उस वक्त की ऑडियंस को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ तक कि क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म के बारे में बहुत बुरा लिखा। कहते हैं कि इस फिल्म की हार के बाद, फेलियर के बाद गुरुदत्त बिल्कुल टूट से गए और उनके काम में जो चार्म, जो उनका एक तरीका नजर आता था, जो एक अंदाज नजर आता था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। हालांकि बाद में गुरुदत्त ने साहिब बीवी और गुलाम और 14वीं का चांद जैसी फिल्मों से अपना कमबैक किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों में दिखने वाला उनका बेबाकी से अंदाज सारी ऑडियंस ने मिस किया। 10 अक्टूबर 1964 की वो रात गुरुदत्त की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई, जब पैडर रोड पर उनके किराए के अपार्टमेंट को खोला गया तो वो अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। गुरुदत्त के बेटे अरुण के कहना था कि यह एक एक्सीडेंट है। उनके पिता को नींद ना आने की शिकायत थी और वो सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लिया करते थे। उस रात उन्होंने हद से ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स ले ली और ओवरडोज के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। गुरुदत्त तो चले गए, लेकिन इंडियन सिनेमा को बनाने में उनका योगदान कभी भूले नहीं भुलाएगा। और जब भी इंडियन सिनेमा की बात होगी तो एक नाम जरूर निकल कर आएगा, और वो नाम होगा द विजनरी ऑफ इंडियन सिनेमा, गुरुदत्त। क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम